हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट की सीरीज़ को आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, तो डेफिनेटली मैं क्लोज टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस। आज हम इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के, वो आपके सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेशन ले रहे होंगे क्लोज टेस्ट का, और हो सकता है स्टूडेंट्स को यही ना पता हो कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम एसएससी का एग्जाम देने वाले हो। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्लोज टेस्ट जो होता है बच्चों एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। क्लोज टेस्ट एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब चीज़ इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के लिए क्लोज टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो ग्रामर की होती है। आप बच्चों ने बहुत बार देखा होगा, ब्लैंक फॉर्म में आपको पैराग्राफ गिवन होता है, ब्लैंक फॉर्म में आपको पैराग्राफ दिया गया होता है। उस दिए गए पैराग्राफ को आपने कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट किसकी हेल्प से करेंगे? अगर सपोज आपके पास 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे हैं क्लोज टेस्ट के, तो आप बच्चे एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि डायरेक्ट मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। और रीडिंग और वोकैब की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर ये 3 पूछेगा तो ये 2 पूछेगा, ये 4 पूछेगा तो ये 1 पूछेगा। ये आपका वोकैब और रीडिंग का पार्ट होता है। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। ये क्लोज टेस्ट आपके सीजीएल मेंस का है, जो 11/9/2019 में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, क्लोज टेस्ट के अंदर आप देख सकते हो पैराग्राफ को ब्लैंक फॉर्म में दे रखा है। जो भी ब्लैंक होगा उसके लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको सिंपल ये चेक करना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन उसमें फिल होकर उस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा। जैसे उसने बोला, I was the friends with the artist Bupin. He was one of the dash human being I have ever met. अब देखो एक चीज हमेशा आप बच्चे ध्यान रखेंगे, वहां पर बात हो रही है पास्ट की, ये बात क्लियर है, पास्ट की बात हो रही है। लेकिन उसे बोला ही वॉज वन, वो एक था, किन में से? बहुत सारों में से, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में से। अब जब आप बात करते हैं बच्चों एक से ज्यादा की, 2 चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है कंपैरेटिव, और एक होता है आपका सुपरलेटिव। तो जब आप 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे आप वहां यूज करते हैं सुपरलेटिव को, आप वहां यूज करते हैं सुपरलेटिव को। तो यानी कि हम 2 से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की बात करें जिसमें से वो एक था, तो जैसे ही हम बात करेंगे सुपरलेटिव की, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे फाइनेस्ट को, यूज़ करेंगे हम किसको यूज़ करेंगे? फाइनेस्ट को। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट उसने बोला, आई लर्नड डैश फ्रॉम हिम। अब उसने उससे सीखा, अ लॉट, द मोर, लॉट्स या फिर द लेस। अब उसने सीखा है तो कम तो सीखा नहीं होगा। द मोर का यूज कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव तभी आता है जब उसके बाद भी अगेन द प्लस कंपैरेटिव हो, जिसका मतलब होता है जितना उतना। जैसा आप बोलते हो ना, जितना आप हाइट पे जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे, द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो वहां पर यूज होता है। तो और जब भी बात करते एक ही, तो अ लॉट ऑफ होता है या फिर लॉट्स ऑफ होता है, बट अ लॉट्स का यूज नहीं होता। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन अगेन क्या आ जाएगा? अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी डैश मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। अब अगेन वर की बात हो रही है, वर की बात हो रही है, तो वर का मतलब वो बोल रहा है जब वो वहां रहते थे तो फुल टाइम वो लोग मील जो खाना होता था एक साथ खाते थे। अब
जब बात पास्ट की हो रही है तो डेफिनेटली पास्ट का ही यूज करेंगे हम। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, आप देखो एक चीज समझना बच्चों, वो क्या है, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में हैज और हैव विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ, उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो आप डेफिनेटली इसका यूज करेंगे सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो वहां पर आप सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे हैज और हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। लेकिन अगर इनसे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, चाहे विल हो, चाहे वुड हो, चाहे शैल हो या फिर शुड हो, कैन हो या फिर कुड हो, तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे उनके साथ हम कभी भी ग्रामर में ना तो हैज का यूज करते हैं और ना ही कभी भी हैड का यूज करते हैं। हम उस केस में ना तो हैज का यूज करते हैं और ना ही हैड का। हैज की जो पास्ट फॉर्म होती है वो आपकी हैड होती है, ठीक है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपका हैव आता है। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैक्सिमम टाइम कोशिश किया करो एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करने की, सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चंस को करने का तरीका। हमने वुड के साथ हैड देखा, हम जानते वुड के साथ हैड का यूज नहीं होगा, हैविंग हैड का यूज नहीं होता, हैज हैड एक साथ नहीं आता। कौन सा ऑप्शन बचा है, दैट इज फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। नेक्स्ट आते हैं, आई डैश रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम। अब वो बोल रहा है रिमेंबर, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो अभी भी वो उस चीज को क्या करता है। नेवर नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड एलोन अकेले के लिए, अनटिल टाइम के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, स्टिल। क्या यूज होगा बच्चों, स्टिल। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर डैश, हाउ हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन। अब बात किसकी हो रही है, केयर टेकर के बाद इज, वॉज, वी या फिर वर। हम यहां पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वॉज, फ्रेंड्स पास्ट में थे, स्टोरी पास्ट में चल रही थी। अब हमें ये क्लियर है कि केयर टेकर कितने हैं, एक, सिंगुलर के साथ या तो वॉज आएगा या फिर इज आएगा, वर का यूज तो नहीं होगा, या तो वॉज आएगा या फिर इज आएगा, वर का यूज होगा नहीं, बी का यूज होगा नहीं। अब इन दोनों में से जो आंसर ऑप्शन डिसाइड करेगा वो आपके इस स्टोरी का टेंस डिसाइड करेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, पास्ट की। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, पास्ट की। और पास्ट के केस में हम हमेशा वॉज का यूज करेंगे, हम इज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इज जो है बच्चों वो प्रेजेंट टेंस को बताता है और वॉज आपके पास्ट टेंस को बताता है, एंड स्टोरी जो है वो आपकी पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पास्ट के बेसिस पे यूज करेंगे वॉज। इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। जब भी बच्चों आपको वुड मिले, जब भी आपको शुड मिले, जब भी आपको कैन मिले, जब भी आपको कुड मिले, मे मिले, माइट मिले, मस्ट मिले, यानी कि पॉइंट सिंपल क्या आता है, ये सब आपके मोडाल्स हैं। सो आफ्टर मोडाल्स वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोडाल्स के साथ हम ग्रामर में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर यूज करनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप। हम क्या लिखेंगे बच्चों, ड्रॉप। तो उसी के बेसिस पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ड्रॉप। टू ड्रॉप
आईएनजी और थर्ड फॉर्म का यूज हम कभी भी नहीं करते विद वुड। हाँ, वुड के साथ अगर हैव होता, परफेक्ट की बात होती, तो डेफिनेटली हम ड्रॉप्ड का यूज करते। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट डैश मैथमेटिक्स। हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट डैश मैथमेटिक्स। अगेन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों? टीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है टॉट, पढ़ाना। टीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है टॉट, यानी कि पढ़ाना। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या है कि जब भी हम वर्ब की बात करते हैं, पढ़ाना, आफ्टर वर्ब वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जब भी वर्ब की बात करेंगे तो आपको प्रोनाउन का यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब यहां पर अगर मैं बात करूं दोस की, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, दिस दैट दीज दोस। देयर आपका पसेसिव एडजेक्टिव है, एंड कभी भी हम यूज नहीं करते वर्ब के बाद पसेसिव एडजेक्टिव, तो ये भी यूज नहीं होगा। दे सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव का भी यूज हम कभी नहीं करेंगे, तो बचता क्या है? देम। देम इज अ ऑब्जेक्टिव केस, एंड आफ्टर वर्ब जो यूज होना है वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही होना है, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन 4th हो जाएगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन 8 की बात करें, हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश ऑफ द हाउस एंड। वॉज इन द डैश, कहीं ना कहीं जो उसका स्टूडियो उसके घर के कहाँ पर था, तो जब हम बात करते हैं बीच की, देखो जब हम बात करेंगे बीच की, तो बीच के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेंटर। हम क्या यूज करेंगे? सेंटर, ठीक है। जिसका एरिया फिक्स है, घर का पूरा एरिया फिक्स है, कितने उसमें वो घर बना हुआ है, तो उसका सेंटर पॉइंट होगा, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों? सेंटर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ऑफ द हाउस एंड डैश फॉर एनीवन टू कम इन। अब हमने क्या देखा यहाँ पर? वॉज इन। वॉज का मतलब हो गया सीधा, अगर हम बात करें यहाँ पर वॉज की, तो वॉज का मतलब, अब यहाँ पर उसने स्टूडियो बोला, वहाँ पर है एंड डैश फॉर एनीवन टू कम। अब कोई भी आया था नहीं, बात हो रही है जब वो सेंटर में है, तो डेफिनेटली आज भी कल भी, एनी टाइम एनीवन कैन कम, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बच्चों ओपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे ओपन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे बच्चों? ओपन का यूज़ करेंगे। पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एनीवन टू कम इन डैश एट हिज वर्क, कि कोई भी वहाँ पर आकर आ सकता है, किस लिए आ सकता है? ताकि वो उसके काम को देख सके, ठीक है, यानी कि टू लुक एट हिज वर्क, उसके काम को देख सके। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट। टू लुकिंग अपॉन तो आएगा नहीं, फॉर लुकिंग नहीं आएगा, सर्च की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मूवीज को आप वॉच करते हो तो वहाँ जगह को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? लुक, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? टू लुक। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक अगेन सीजीएल मेंस का ही है, 11/9/2019 में ही पूछा गया है। आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी बच्चों कि हमने अभी इतने सारे क्वेश्चंस किए, लगभग 10 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट आ रखा था। मेंस में मैक्सिमम टाइम आपको 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं क्लोज टेस्ट में, बट ऐसा फिक्स नहीं है 10 क्वेश्चंस, कभी कभी 5 क्वेश्चंस का भी क्लोज टेस्ट आपको मेंस में मिल जाता है। प्री में हमेशा 5 का ही आता है, बहुत रेयर केस में आ गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। अब तो है मेंस का भी पैटर्न चेंज हो गया, 200 से 45 क्वेश्चंस आ गए, तो अब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मेंस में भी क्लोज टेस्ट में कम हो गए हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, अगेन एक नया पैराग्राफ देखेंगे।
वन कैन सून फीस्ट डैश आइज ऑन मायूर्स टॉम। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ फीस्ट करने का काम कौन कर रहा है, वन। जब भी आप बच्चे वन को एज अ परफॉर्मर ऑफ द एक्शन देखें तो वहाँ पर आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जो भी आगे प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, जो भी आगे प्रोनाउन को यूज़ करेंगे वो सारा अकॉर्डिंग टू वन चलेगा, वो सारे केसेस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू वन यूज़ होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हर्स में पहला पॉइंट तो ये आता है बच्चों, हर में अगर हमें उसको पोसेसिव प्रोनाउन बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं, हम पोसेसिव प्रोनाउन हर्स लिखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है। आवर्स जो होता है वो वी का होता है और यहाँ वन है, और देयर्स दे का होता है और वहाँ वन है, तो वन का जो होता है दैट इज वंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उसने बोला डैश टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि सेकेंड ब्लैंक में क्या यूज होगा। अब जब बात हो रही है बच्चों, अभी उसने बताया उसके टॉम दूसरे के टॉम की बात कर रहा है, तो जब दो उसकी बात कर रहा है तो डेफिनेटली दो को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर किसका यूज करना पड़ेगा, एंड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बच्चों, एंड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज डैश ओपन टू द डैश। अब वहां पर हम टॉम की बात कर रहे हैं, टॉम की जब बात कर रहे हैं तो दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट्स। वो पूरी तरह से दोनों किससे रिलेटेड हैं, मॉन्यूमेंट से। एक मॉन्यूमेंट तो है नहीं, अपार्टमेंट जहाँ हम लोग, जैसे आपने देखा होगा अपार्टमेंट्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग आप स्कूल बिल्डिंग देखते थे, कॉलेज की बिल्डिंग्स देखते थे, सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शंस। तो जब हम बात करेंगे किलों वगैरह की, जो किले होते हैं तो उन सबको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, जिनको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी बोला जाता है, दैट इज़ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, ये हिस्ट्री का ही रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट आए, आफ्टर दैट उसने बोला, पॉइंट क्या आता है बच्चों, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ओपन टू द डैश फ्रॉम सनराइज। अब वहाँ पर जब बात कर रहा है सनराइज की, तो यानी कि वो ओपन हो जाता है। ओपन किसके लिए होते हैं भाई, ये जो बड़े बड़े किले होते हैं इनको देखने कौन जाता है, पब्लिक ही तो देखने जाती है। तो वहाँ पर हम बात किसका यूज़ करेंगे, पब्लिक का। किसका यूज़ करेंगे, पब्लिक। रेजिडेंट्स का मतलब होता है जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, दैट इज रेजिडेंशियल्स। एंड पीपल्स, पीपल अपने आप में प्लूरल वर्ड प्लूरल वर्ड है तो उसमें कभी भी एस का यूज नहीं होता। मॉब एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों, मॉब एक नेगेटिव वर्ड है। दो तरह की भीड़ होती है, एक क्राउड होती है और एक मॉब होती है। आपको ध्यान रखना है जब हम वहाँ देखने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग मॉब नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ये भी भीड़ होती है, ये भी भीड़ होती है, बट एक पॉजिटिव भीड़ जो आपके फेवर में खड़ी है और एक नेगेटिव भीड़ जो आपके अगेंस्ट खड़ी है, दैट इज मॉब। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, पब्लिक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, उसने बोला यहाँ पर opens to the public from sunrise dash 9 PM। अब जो वो खुला रहता है वो खुला रहता है कब, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक समय तक की बात कर रहा है, इतने बजे तक के लिए खुला रहता है, तो इतने बजे तक के लिए क्या यूज़ होगा, टिल। क्या यूज़ होगा बच्चों, टिल। ठीक है, तो हम वहाँ पे टिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों तो उसने बोला द अनाउंसमेंट वॉज मेड, अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड द अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग। अब बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग से पहले दिस दैट दोज या फिर देन। तो अब मॉर्निंग से पहले अगर हम बात करें तो हमें ये क्लियर है कि वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हम दैन का यूज़ तो नहीं कर सकते, एक की बात हो रही है, दोज का यूज़ भी नहीं कर सकते। दैन का मतलब तब होता है जो इफ़ के साथ यूज़ होता है। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों कि हम किसका यूज़ करेंगे,
तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस मॉर्निंग। हम इजिली दैन को दोज एक से ज्यादा, मॉर्निंग एक है तो इसलिए हमें दिस का यूज करना पड़ेगा। दैट का यूज होता है जब फार की बात करते हैं, दूर की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश। अब मॉर्निंग में जो अनाउंसमेंट किया गया था यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, किस लिए? जब वहाँ पब्लिक आती है और पब्लिक जब आती है वहाँ पर वहाँ के कल्चर के लिए, तो वहाँ पर किस लिए आते हैं? एक टूरिज्म ही तो है वो, एक प्लेस क्या है, टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ, देखते हैं, चीज़ों को देख के चले जाते हैं। दैट इज़ वो लोगों के लिए क्या बन गया? एक टूरिज्म बन गया है। यानी कि आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला करेंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स डैश फॉर विजिटर्स एट 6 PM। मोस्टली क्या होते हैं जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं विजिटर्स के लिए, अब वो क्या हो जाते हैं? अब आपको ध्यान रखना है, क्लोज या फिर वॉज क्लोज्ड या हैविंग क्लोज्ड या फिर वॉज बीइंग क्लोज्ड। तो अब आपको ये चेक करना है कि इसमें क्या यूज होगा। तो अब आपको एक सिंपल सा पॉइंट क्या देखना है कि करंटली की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? करंटली। और करंटली किसको बताता है? प्रेजेंट को। एंड प्रेजेंट के केस में हम वॉज का यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा दैट इज फर्स्ट क्लोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है एंड मॉन्यूमेंट्स का मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, अब उसने बोला कि द चेंज इन टाइमिंग्स डैश इफेक्टिव, ठीक है, फॉर अ पीरियड डैश 3 years। अब जो टाइमिंग में जो चेंज है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब करंट की बात हो रही है, करंट में इतने बजे तक वो बंद हो जाता है, पब्लिक के लिए ओपन है, तो टाइमिंग भी होगी। जब करंट की बात करें कि आने वाले टाइम में जो जब चेंज करेंगे, अभी चेंज नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा होगा, टाइमिंग खुद चेंज नहीं होगी, चेंज करने का काम और कोई कर रहा होगा पैसिव में। तो पैसिव में हम लोग क्या यूज करेंगे? विल बी। विल के साथ क्या यूज करते हैं? बी। शैल के साथ क्या यूज करते हैं? बी, जब केस होता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पर बनेगा द चेंज इन टाइमिंग्स विल बी इफेक्टिव, होना चाहिए एक पीरियड के लिए, ठीक है। वो कौन से पीरियड के लिए? फॉर अ पीरियड डैश 3 years। वो जो पीरियड है वो कितने साल का है? दैट इज 3 years। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे ऑफ। क्या यूज करेंगे? ऑफ। अबाउट इनटू थ्रू, मतलब किसी के थ्रू जाना चीजों को। इनटू मतलब होता है जब किसी के अंदर हम प्रवेश करते हैं फोर्सफुली तरीके से, और अबाउट किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने की। बट हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑफ। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ऑफ। यहां बोला मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो अ ब्राह्मण लिव्ड इन अ टाउन इन नॉर्दर्न इंडिया, ही स्पेंट मेनी ईयर्स। ये क्वेश्चन आपके CHSL का है, ये क्वेश्चन आपके CHSL का है जो 16/4/2021 में पूछा गया है। 16/4/2021 में आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, इनमें से कौन सा इस सेंटेंस को कंप्लीट कराएगा। स्टडी या फिर टू स्टडी, स्टडीड या फिर स्टडिंग। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा इस ऑप्शन को कंप्लीट कराएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ही स्पेंड मैनी ईयर्स, आफ्टर दैट ब्लैंक दिया है द एंशिएंट बुक्स एंड टॉकिंग। देखो कुछ क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ब्लैंक के थोड़ा सा बाद वाला पार्ट पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि वहां यूज क्या होगा। यहाँ पर एंड के बाद क्या दे रखा है बच्चों? टॉकिंग। तो डेफिनेटली एंड के पहले भी क्या आएगा? सेम फॉर्म आएगी, सेम फॉर्म आएगी। तो सेम क्या होगा यहाँ पे? स्टडिंग होगा। हम स्टडीड, टू स्टडी और स्टडी का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा? 4th, दैट इज स्टडिंग। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे इसके। नेक्स्ट उसने बोला है कि टू द लर्न प्रिंसेस डैश केम टू विजिट दिस सिटी। अब पॉइंट आता है विच, हु, हुम या फिर दैट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी?
हम बात कर रहे हैं पर्सन की, और जब पर्सन की बात करेंगे तो केम यहाँ पर वर्ब है। केम का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, वर्ब। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब से पहले जो यूज होगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले जो यूज होगा वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद जो यूज होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट बहुत सिंपल सा होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन में हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव के लिए हु। हम पर्सन में यूज करते हैं सब्जेक्टिव के लिए हु। हम विच का यूज भी सब्जेक्टिव में करते हैं, लेकिन हम ये वहां करेंगे जब भी हम थिंग्स की बात करेंगे, हम वहां करेंगे जब भी हम बात करेंगे एनिमल्स की। और whom का यूज होता है बच्चों वहां पर जब भी आप पर्सन हो बट आपका केस ऑब्जेक्टिव हो, पर्सन हो बट आपका केस ऑब्जेक्टिव हो, तो वहां पर आप whom का यूज करेंगे। और दैट का यूज होता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, लाइक सुपरलेटिव डिग्री हो तो वहां यूज करेंगे, या फिर कुछ वर्ड्स होते ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, द फ्यू, द ओनली, या फिर द सेम, तो उस केस में आप यूज करेंगे दैट। तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा सेकंड ब्लैंक के लिए वो बनेगा हु। बोलो इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, उसने बोला है आफ्टर मच एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद, ही डैश द नॉलेज ऑफ अ सर्टेन स्पेल, उसको नॉलेज हुई उस सर्टेन स्पेल की। यानी कि अब आपको चेक करना है कि इस थर्ड ब्लैंक में क्या यूज होगा। तो अब उसने नॉलेज को क्या किया है, ऑब्टेन किया है। बहुत एफर्ट्स के बाद उसने उस नॉलेज को क्या किया है, ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड का यूज होगा। यूज्ड होता है यूज्ड टू, किसी चीज का आदि होना, यूज करना किसी चीज को, अगर यूज आ रहा है अकेला। फाइंड मतलब ढूंढना किसी चीज को, टुक मतलब लेना, और उसने एफर्ट्स के साथ उस नॉलेज को क्या किया है, ऑब्टेन किया, प्राप्त किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब उसने बोला है ही वॉज डैश प्राउड ऑफ दिस एंड गार्डेड हिज सीक्रेट। अब यहाँ पर ही वॉज डैश प्राउड ऑफ, अब उसको जो है क्या हुआ है, प्राउड। अब प्राउड मतलब यहाँ पर किस चीज को लेकर, तो जो उसने नॉलेज को ऑब्टेन किया है तो उस पर उसको बहुत ज्यादा प्राउड होगा। तो बहुत ज्यादा प्राउड होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वेरी, क्योंकि यहाँ पर मैनी आपका यूज होता है फॉर काउंटेबल, मच फॉर अनकाउंटेबल, अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, वेरी। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने बोला है आफ्टर दैट एंड गार्डेड हिज सीक्रेट डैश। अब सीक्रेट को उसने क्या किया है, सीक्रेट्स को क्या किया है उसने, केयरफुली गार्ड किया गया है। ठीक है, तो दैट इज आंसर ऑप्शन विल बी फोर्थ। ठीक है, ग्रेजुअली, डीपली और बहुत ज़्यादा एक्साइटली होकर आप चीज़ों को करते हो, तो वहाँ पर क्या है, बहुत केयरफुल तरीके से। क्योंकि देखो बच्चों, जब भी आप किसी भी चीज़ में एफर्ट्स लगाते हो और जब चीज़ें आपको आफ्टर एफर्ट्स मिलती हैं तो आप उन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखने की कोशिश करते हो, उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हो। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन केयरफुली होगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक नया क्लोज टेस्ट। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know dash the earth is going to shake। ये CHSL का ही क्लोज टेस्ट है जो 19/4/2021 में पूछा गया था। 19/4/2021 में पूछा गया था। आपको चेक करना है कि यहाँ पर व्हेन आएगा, हाउ आएगा, वाई आएगा या फिर वेयर आएगा। अब उसने बोला है कि कब अर्थ शेक करेगा, हिलेगा। ठीक है, ये लोग विश्वास करते हैं कि सिक्स सेंस बताती है उनकी, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। तो कब होगा, तो कब के लिए हम सिर्फ वैन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वैन का यूज़ होता है फॉर टाइम, कि कौन सा काम कब होगा।
हाउ का यूज होता है फॉर मैनर्स, कि कैसे होगा, और वाई का यूज होता है क्यों होगा, रीजन, ठीक है। और वेयर का मतलब प्लेस, कहां पर होगा मतलब प्लेस, ठीक है। तो रीजन के लिए, प्लेस के लिए, मैनर्स के लिए और टाइम की बात होगी तो डेफिनेटली हम वन का यूज करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है some experts dash that animals more acute hearing helps। अब some experts के साथ हम believe लिखेंगे, believing लिखेंगे या फिर believed लिखेंगे। तो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि कुछ क्लोज टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें उनके आंसर्स उसी के अंदर छुपे हुए होते हैं। देखो जैसे यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्लोज टेस्ट में है। पीपल क्या कर रहे थे, बिलीव। एक्सपर्ट की बात करेंगे तो एक्सपर्ट भी क्या करेंगे, एक्सपर्ट में क्या लग रहा है, एस। जैसे पीपल आपका प्लूरल वर्ड है, ऐसे एक्सपर्ट में जब एस लग रहा है तो डेफिनेटली हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे बिलीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बच्चों वो प्लूरल वर्ब होती है, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। बिलीविंग आईएनजी का यूज कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। बिलीव्ड होता है पास्ट में, स्टोरी पूरी चल रही है प्रेजेंट में, तो इसीलिए हम यहाँ पर पास्ट का यूज नहीं कर सकते। एंड आर बिलीविंग, बिलीव के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता। करते हो तो बिलीव, मैं विश्वास कर रहा हूं नहीं, मैं विश्वास करता हूं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे सीम होता है, लुक होता है, अपीयर होता है, ये आईएनजी को लेकर नहीं आते, तो ऐसे बिलीव के साथ आप सिंपल लिखेंगे बिलीव, ठीक है। सो अगर सिंगुलर होता तो बिलीव्स हो जाता, प्लूरल है तो बिलीव रहेगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है हियरिंग हेल्प्स डैश टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। अब यहां पर पॉइंट आता है कि दे होगा, अस होगा, वन होगा या फिर देम होगा। अब देखो यहां पे हेल्प्स की बात करें, हेल्प्स की बात करें बच्चों तो हेल्प्स आपकी वर्ब है, एक्शन है ना। हेल्प्स आपकी क्या है बच्चों, वर्ब है, एक्शन है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बच्चों बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे मैं बात करूं, एक होता है सब्जेक्टिव बच्चों, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। प्रोनाउन का, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है बट प्रोनाउन के चेंज होते हैं। जैसे मैं ही की बात करूं, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। मैं शी की बात करूं, शी का ऑब्जेक्टिव हर। मैं दे की बात करूं, दे का ऑब्जेक्टिव देम। मैं आई की बात करूं, आई का ऑब्जेक्टिव मी। मैं यू की बात करूं, यू का ऑब्जेक्टिव यू। मैं वी की बात करूं, वी का ऑब्जेक्टिव अस। मैं वन की बात करूं, वन का ऑब्जेक्टिव वन। आपको ध्यान रखना है यहां पर देम, अस और वन ये ऑब्जेक्टिव दे रखे और दे सब्जेक्टिव है, और हमें पता है कि हेल्प्स के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव का यूज तो होगा ही नहीं। अब पॉइंट आता है कि इन तीनों में से क्या यूज होगा। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात करेंगे तो हमें क्लियर है कि हम वहां पे वन का यूज नहीं करेंगे। अस कब होगा, जब वी होगा, तो यहां पर अस भी नहीं आएगा, क्या आएगा, देम। क्या यूज होगा बच्चों, देम। क्योंकि जब भी आप बच्चे बात करेंगे मोर देन वन की, जब भी आप बात करेंगे मोर देन वन की, फिर चाहे आपका लिविंग हो चाहे आपका नॉन लिविंग हो, मोर देन वन के केस में चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, मोर देन वन के केस में
आपको हमेशा ध्यान रखना है, मोर देन वन के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है आप यूज करेंगे ओनली दे, चाहे लिविंग या फिर नॉन लिविंग, तो इसलिए दैम का यूज करेंगे, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बच्चों, अब उसने बोला है वाइब्रेशंस के बाद डैश कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर्स। अब देखो कैन, अब कैन से पहले अगेन कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव आएगा तो दैम का यूज नहीं होगा, दे, यू या फिर वी। तो अगेन हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एक से ज्यादा की। तो जब एक से ज्यादा की बात करें तो यू और वी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, दे का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अप्रोचिंग डिजास्टर्स लॉन्ग बिफोर ह्यूमन डैश व्हाट्स गोइंग ऑन। अब उसने बोला कि सिंपल उनसे क्या हुआ, रियलाइज हुआ, रिन्यू हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ या रिस्टोर हुआ। तो यहां पर रिस्टोर की बात करें, किसी भी चीज को कलेक्ट करना, रिटेन करके रखना, रिस्टोर कर देना, स्टोर करके रखना, ठीक है। तो स्टोर की बात नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट जो आपको दिखाई दे, और रिन्यू होता है जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, रिन्यू, रिफ्रेश, रिक्रिएशन। तो उन्होंने क्या किया है, रियलाइज किया है ह्यूमंस ने कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा उन्होंने क्या किया है, रियलाइज किया है, ठीक है। तो यहां पर आंसर ऑप्शन रियलाइज होगा, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपका नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। अगेन ये क्लोज टेस्ट बच्चों आपके CHSL का ही है, जो 11/8/2021 में पूछा गया है, 11/8/2021 में पूछा गया है, चलेगा। क्लोज टेस्ट में क्या दे रखा है, द शॉर्ट स्टोरी इन लिटरेचर इज यूजुअली कंसर्न विद अ सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली वन और डैश फ्यू सिग्निफिकेंट। अब फ्यू का यूज हुआ है तो डेफिनेटली लिटिल का यूज तो होगा नहीं और लिमिटेड का यूज भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपको आंसर ऑप्शन या तो अ को डिसाइड करना है या फिर द को। एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन या तो अ को टिक करेंगे या फिर द को। मैंने एक क्लास ली थी आपके SSC बुलेट पे, जिसमें मैंने डिफरेंस बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाया था आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल, जिसमें तीनों केसेस बताए थे, फ्यू के भी और आपके लिटिल के भी। कब फ्यू आता है, कब अ फ्यू आता है, कब द फ्यू आता है। सेम कब लिटिल आता है, कब अ लिटिल आता है, कब द लिटिल आता है। फ्यू का यूज हम आर्टिकल ए के साथ तब करेंगे जब थोड़ा बहुत सेंस होगा पॉजिटिव, एंड द के साथ तब करेंगे जब कंप्लीट होगा। क्या हमें यहाँ पे कंप्लीट मेंशन है, जैसे अब मैंने आपसे बोला कि जितने स्टूडेंट्स क्लास में आए थे मैंने उन सबको पढ़ा दिया, यानी कि यहाँ मेंशन है जितने क्लास में आए थे उन सबको पढ़ा दिया। तो वॉट एवर देयर इज, जितना भी केस है, जब उन सब की बात की जाएगी तो हम फ्यू से पहले द लगाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी केस हमें गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम द का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, फ्यू से पहले आर्टिकल ए का। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। द डैश एनकरेजेस इकोनॉमी ऑफ सेटिंग। अब क्या एनकरेज करेगी, एनकरेजेस आपकी क्या है, वर्ब है। एनकरेजेस बच्चों क्या है, आपकी वर्ब है, तो डेफिनेटली वर्ब से पहले क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। एनकरेज होता है जो आपको प्रोत्साहित करे, एक बढ़ावा दे कुछ करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर किस चीज, कौन सी चीज इकोनॉमी की सेटिंग को बढ़ा रही है, एनकरेज कर रही है, तो वो उसकी कौन कर रही है, प्रैक्टिस। आपने पढ़ा होगा एक वर्ड होता है प्रैक्टिस, ये वाला, देखो ये एग्जाम में बहुत आता है, और एक वर्ड होता है प्रैक्टिस, ये वाला आप ध्यान रखेंगे। एस का मतलब होता है आपका वर्ब, एक्शन, ठीक है, अभ्यास करना, और सी का मतलब होता है नाउन, यानी कि अभ्यास। तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहां पर बिफोर वर्ब लिखेंगे प्रैक्टिस, यानी कि सी।
हम प्रैक्टिस वर्ड का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है सभी को? चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, शेप समझते हो किसी भी चीज की, फॉर्म जब बदल जाए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट, वोकैब भी याद हो जाएगी आपको। फॉर्म मतलब चेंज होना, कन्वर्ट होना, एंड प्रोसीजर जो होता है किसी भी काम को करने का। चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला इकोनॉमी ऑफ सेटिंग डैश नरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ आ। अब क्या है कि एनकरेज कर रही है जो आपकी प्रैक्टिस है इकोनॉमी ऑफ सेटिंग की, वो नरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ। अब कहीं ना कहीं वो उसको क्या करने की बात कर रहे हैं, जब हम कहीं ना कहीं नरेटिव पर आ रहे हैं और ओमिशन यानी कि ओमिट करने की बात करें, चीज़ों को कम करने की बात करें, तो कम का मतलब हमारा लॉन्ग और लेंदी तो होगा नहीं। तो कम का मतलब होता है दैट इज कंसाइज करना, किसी चीज़ को इन शॉर्ट बोलना। बोलते हैं ना, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल्स मत दिया करो, मुझे चीज़ों को कॉन्क्लूडेड वे में बोलो, कंसाइज वे में बोलो, चीज़ों को कम से कम करके बोलो, ठीक है, चीज़ों को शॉर्ट करके बोलो, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा दैट इज कंसाइज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसमें बोला है उसने बच्चों कि एंड द ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट, ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट। अब क्या होगा, स्लाइट, फ्यूज्ड, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। अब आपको चेक करना इसमें क्या होगा। तो अब आप बात कर रहे हो कहीं ना कहीं किस चीज की, तो यहां पर बात कर रहे हैं, उसने छोटा भी करा, ठीक है, ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट कि करेक्टर इज डिस्क्लोज्ड इन एक्शन, डिस्क्लोज हो जाए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, चीजें बहुत क्लियर नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में है, तो इसीलिए उनको क्या करने के लिए बोला है कि वहां पर वो चीजें क्या होगी, करेक्टर को डिस्क्लोज करेगा इन एक्शन फॉर्म में। आफ्टर दैट अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट उसने बोला है इन एक्शन एंड आ डैश एनकाउंटर बट इज सेल्डम फुली डेवलप्ड डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लिमिटेड स्कोप, कि कहीं ना कहीं उसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। दो अ शॉर्ट स्टोरी इज ऑफन जज्ड by its ability to provide a complete and satisfying treatment of its characters and subject, कि यद्यपि जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत कम होता है जज की जाती है उसकी एबिलिटी पे, ठीक है, जो प्रोवाइड कराती है एक कंप्लीट और दूसरों को संतुष्ट करने वाली एक ट्रीटमेंट अपने कैरेक्टर्स को लेकर और अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये जो शॉर्ट स्टोरी जो चल रही है, पूरी स्टोरीज वही होती है जहाँ ड्रामा होता है, जहाँ ड्रामा होगा दैट इज ड्रामेटिक होगा। मेलोडियस मतलब होता है जो चीज़ आपकी बहुत मधुर होती है, बहुत स्वीट होती है, और हार्मोनियस का मतलब होता है कि जो चीज़ एक साथ बोलते हैं ना, वो एक रूप में चल रहे हैं, यानी कि सब एक संग में चलते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज की बात की जा रही है। स्टोरीज हमेशा कैसी होती है, ड्रामेटिक होती हैं, ड्रामा से भरी हुई होती हैं। सो इसीलिए आंसर ऑप्शन आपका क्या आएगा, थर्ड। ये सीजीएल मेंस का है आपका क्लोज टेस्ट, जो 15/11/2020 में पूछा गया था। आपको 1 बाय 1 क्लोज टेस्ट कराने वाली हूँ मैं सीजीएल के, एक एक करके सारे सीजीएल के क्लोज टेस्ट कराऊंगी, पूरी सीरीज दे दूंगी आपको सीजीएल की। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, क्लोज टेस्ट को करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स को पढ़ते चले जाना है। देखो अब हम बात कर रहे हैं एंड्योरेंस ऑफ द क्राउड्स, क्राउड्स के एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, लाइनिंग दी कोऑर्डिनेशन रूट वाज मोस्ट कमेंडेबल, ठीक है। अब सॉक्ड है, चिल्ड है एंड स्लीपलेस है, ठीक है। डैश रिमेन्ड वंडरफुली गुड टेम्पर्ड एंड व्हेन द प्रोसेशन फाइनली। अब रिमेन्ड अगर मैं बात करूं रिमेन्ड की, तो रिमेन्ड हमारी क्या है, वर्ब। रिमेन्ड हमारी क्या है, वर्ब। अब देखो ग्रामर का रोल क्यों होता है, रिमेन्ड हमारी क्या है, वर्ब, और हम जानते हैं वर्ब से पहले जो यूज होता है वो आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। और ये चारों ही सब्जेक्टिव केस दे रखे। इट का तो ऑब्जेक्टिव भी इट ही होता है, बाकी सबका सब्जेक्टिव यही है।
अब यहां पर हमें क्या यूज करना है, तो हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की नहीं, क्राउड की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की। तो एक से ज्यादा की जब हम बात कर रहे हैं, और कभी कभी अगर थोड़ा सा माइंड लगाओ तो आपके आधे से ज्यादा क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर उसी पैराग्राफ में मेंशन होता है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी लिखा था, चीयर्ड कौन दे, तो रिमेन वंडरफुल भी कौन होंगे, वही होंगे। तो आप चाहते तो इसका आंसर यहां से भी निकाल सकते थे, तो यहां पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, दे। आप दोनों टाइप से निकाल सकते हो, इसको देख के भी लिखा सकते हो या फिर उसको देख के भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा दे हो जाएगा, हम सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। नेक्स्ट उसने बोला है, व्हेन द प्रोसेशन फाइनली डैश दे चीयर्ड होल हार्टली। अब देखो, जब प्रोसेशन फाइनली क्या हुआ, अब यहां पर एंटर्ड हुआ, ज्वाइंड हुआ, फिनिश्ड हुआ या अपीयर्ड हुआ, वो सॉक्ड दिखाई दे रहे हैं, चिल्ड दिखाई दे रहे हैं, स्लीपलेस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और लगने के लिए हम एंटर्ड, ज्वाइंड, फिनिश्ड का यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे, अपीयर्ड का। किसका यूज करेंगे, अपीयर्ड का। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला, द ग्रेट मेरिट ऑफ अ डैश क्राउड इज दैट इट्स मेंबर्स रिमेन इंडिविजुअल्स। मैंने आपसे क्या कहा था अभी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्लोज टेस्ट के उसी पैराग्राफ के अंदर मेंशन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें ऊपर पढ़ के नहीं पता चल रहा, हम इंडियन की बात कर रहे हैं, हम एशियन की बात कर रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम फ्रेंच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैराग्राफ को अगर ठीक से पढ़ो तो आपको आंसर इसका भी मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, करेक्टरिस्टिक्स किस कल्चर के हैं, करेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं ब्रिटिश कल्चर के। तो डेफिनेटली वो क्राउड भी जो है वो कौन सी है, वो ब्रिटिश की ही है। वो क्राउड भी किसकी है, ब्रिटिश की है, क्योंकि जिसका वो कल्चर है, जिस कल्चर के वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस कल्चर के अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे सबका अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग तरीका होता है, हर किसी का कल्चर अलग होता है। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कौन से कल्चर के हैं, तो ये ब्रिटिश कल्चर के हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम क्राउड भी किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिश की बात कर रहे होंगे। तो इसका आंसर भी आप आसानी से पैराग्राफ से निकाल सकते थे, दैट इज फोर्थ, दैट इज ब्रिटिश, क्राउड इज दैट। तो यहाँ पर आप ब्रिटिश का यूज करेंगे, ठीक है, क्राउड से पहले, तो ब्रिटिश आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, it is dash characteristic of the British culture that British people can collect। अब उसने बोला कि it is dash characteristic, it is dash characteristic मतलब कि वहां पर ग्रेट जो लाभ है ब्रिटिश को, ब्रिटिश क्राउड को, वो ये है कि उसके मेंबर हमेशा इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है। और यही क्या है, शायद ये करेक्टरिस्टिक है आपके ब्रिटिश कल्चर का। तो अभी वो क्लियर नहीं है, तो यानी कि हम क्या यूज करेंगे, परहैप्स, शायद वो उनका ये कल्चर है, उनका वो रीति रिवाज है। आफ्टर दैट कि दैट ब्रिटिश पीपल कैन कलेक्ट इन क्राउड्स, कि कलेक्ट होते हैं क्राउड्स में, भीड़ में। डैश डू नॉट टर्न इनटू मॉब्स, वो क्राउड में तो कलेक्ट होते हैं लेकिन वो कभी भी मॉब में चेंज नहीं होते। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्राउड और एक होता है मॉब। दोनों लोगों की भीड़ होती है, दोनों ही बच्चों लोगों की भीड़ होती है, बट डिफरेंस इतना है, एक पॉजिटिव होती है और एक आपकी नेगेटिव होती है। एक भीड़ आपकी पॉजिटिव होती है और एक भीड़ आपकी नेगेटिव होती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके क्राउड और मॉब के बीच में। अब यहां पर बोल रहा है कि ब्रिटिश पीपल कैन कलेक्ट इन क्राउड्स डैश डू नॉट टर्न इनटू मॉब्स। अब यहां पर सिंपल सा पॉइंट क्या हो रहा है कि यहां पर अगर मैं बात करूं, अब डू मतलब हमारा हो गया वर्ब,
डू मतलब हो गया हमारा वर्ब, तो वर्ब से पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे विच, सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे विच, क्योंकि whom आता है फॉर पॉसेसिव पर्सन, who आता है फॉर सब्जेक्टिव पर्सन, और what का यूज होता है जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं किसी भी इंसिडेंट की, या फिर आप बात करें किसी भी इंसिडेंट के साथ स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन विच आ जाएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलेगा नेक्स्ट आते, एक नया क्लोज टेस्ट और देखेंगे। टेम्पटेशन ऑफ वन काइंड or another lure everyone. The important thing is dash them from gaining a foothold in our dash. अब यहाँ पर मैं बात करूँ is की, और is के बाद हमें क्या दे रखा है ब्लैंक, तो is के बाद हमें ये क्लियर है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिवेंटेड की, तो यहाँ पर थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैम, तो यहाँ पर प्रिवेंटेड वर्ड का यूज तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिव पैसिव का केस नहीं है, पैसिव नहीं है। इसके साथ हम लोग कभी भी फर्स्ट फॉर्म या टू के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते, तो बचता क्या है दैट इज टू प्रिवेंट, बचता क्या है बच्चों टू प्रिवेंट, तो क्या बनेगा यहाँ पे फुटहोल्ड, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम गेनिंग अ फुटहोल्ड इन अवर। आफ्टर दैट देखो क्या आएगा इन अवर डैश, अब हमने कहीं ना कहीं उन्होंने जो टेम्पटेशन होती है किसी भी चीज को एल्यूर, अट्रैक्ट, आकर्षित, जो आकर्षण होता है, अब वहां पर वो सब चीजें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, कहीं ना कहीं किस चीज पर पड़ती हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर, कहीं ना कहीं हमारे किस पे माइंड पर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है बच्चों कि एज सुन एज वी डिटेक्ट द फर्स्ट, जैसे ही हमने डिटेक्ट किया, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करोगे, चेक करोगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें निकलेंगी। अब आप उन्होंने डिटेक्ट क्या किया टेम्पटेशन का, अब मैसेज किया, तो मैसेज कोड सिंबल डिटेक्ट होते हैं, डिटेक्ट होता है उसका साइन, कि कहीं ना कोई चीज़ की ज़रूर गड़बड़ है, तो उसका साइन मिलेगा ऑफ टेम्पटेशन। एंड आफ्टर दैट उसकी मैं बात करूं कि वी शुड बिकम वॉचफुल एंड डैश अवर अटेंशन टू गुड और नोबल थॉट्स, तो फिर उसके बाद हम क्या होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, बहुत चीज़ों को बारीकी से देखने की ज़रूरत है। वॉचफुल एंड डैश, अब टर्न, रिवॉल्व, चेंज या फिर ट्विस्ट, तो अब आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या चीज़ करेंगे कि जब वो बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो गया है, तो अब उन्होंने क्या करा है, चीज़ों को टर्न कर लिया है, क्या करा है, चीज़ों को टर्न कर लिया है। ठीक है, टर्न किस में कर दिया उन्होंने, टर्न आवर अटेंशन टू गुड और नोबल थॉट्स, हमने अपनी अटेंशन को टर्न कर दिया है, बदल दिया है गुड थॉट्स के लिए और नोबल थॉट्स के रूप में। ठीक है, तो उन्होंने उसको क्या करा, चाहिए रिवॉल्व, आपके रेवोल्यूशन जो आपके अर्थ का होता है, एक होता है रोटेट, अपने ही एक्सेस पे घूम रही है, एक सन के चारों ओर क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है, और चेंज जैसे आपको नहीं होना है लाइफ में, और ट्विस्ट जो चीज़ों में आता है। नेक्स्ट आते हैं, प्लेइंग विद द टेम्पटेशन। नेक्स्ट की बात करें, डैश वी वेट टिल द टेम्पटेशन बिकम्स टू, डैश वी वेट टिल द टेम्पटेशन बिकम्स टू, अब वो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि किस चीज को लेकर, कि यदि या अनलेस, अनलेस इज यूज फॉर कंडीशन एंड अनटिल इज यूज फॉर टाइम। अनलेस का यूज कंडीशन के लिए होता है बच्चों, और ना नहीं बोलने में जब होगा, नेगेटिव वर्ड होगा तब यूज होगा, और अनटिल का यूज होता है बच्चों टाइम के लिए, अनटिल टाइम के लिए, और अनलेस कंडीशन के लिए। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब वो बोल रहा है कि डैश वी वेट टिल द टेम्पटेशन बिकम्स टू, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, इफ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसने क्या बोला बच्चों, बिकम्स टू, बिकम्स टू, अब वो क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, बड़े हो गई है, फिबल हो गई है, या वीक हो गई है। अगर मैं बात करूं
वाले की मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। और फेबल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें टेम्पटेशन बिकम्स टू, तो टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। ठीक है, फेबल का मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, बोल्ड हो गई है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला प्लेइंग विद द टेम्पटेशन डैश टू वेलकमिंग इट। अब यहाँ पर प्लेइंग विद द टेम्पटेशन डैश टू वेलकमिंग इट, अब अमाउंट आएगा, अमाउंट्स आएगा, अमाउंटेड आएगा या फिर अमाउंटिंग आएगा। अब आपको इसको चेक करना है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, अमाउंट, अमाउंट्स, अमाउंट, अमाउंटिंग। तो अब आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं विद, और विद जब भी एज अ कनेक्टर आता है इन इंग्लिश ग्रामर, वहाँ वर्ब हमेशा विद से पहले वाले केस के अकॉर्डिंग यूज होती है। जो भी विद से पहले आपको दिया गया होगा एज अ नाउन और एज अ प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट में चल रही हैं चीजें, हम प्रेजेंट केस की बात कर रहे हैं, तो अमाउंटेड वर्ड तो यूज होगा नहीं। अमाउंटेड वर्ड क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में, और बात किस में चल रही है, प्रेजेंट में। तो हमें ये क्लियर है कि अगर बात प्रेजेंट में चल रही है तो पास्ट का यूज नहीं होगा। अमाउंट में आईएनजी आपके प्रोग्रेसिव को बताता है, और आईएनजी कभी भी आपके हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता। आईएनजी कभी भी आपके हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता। तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जब विद आ रहा है एज अ कनेक्टर, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, प्ले में जब आईएनजी लग गया तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लेइंग हम लोग कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर का यूज करेंगे तो इसलिए हमें अमाउंट में लगाना पड़ेगा एस, और इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकेंड नहीं होगा। क्योंकि जहां पर भी वर्ब में लगता है एस और ईएस, जहां पर भी वर्ब में लगता है एस और ईएस, वहां पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब में एस और एस का मतलब होता है वर्ब हमेशा यूज होगी सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टू वेलकमिंग इट। इन फैक्ट द सेफेस्ट डैश इज टू अवॉइड सिचुएशंस इन विच वी मे बी टेम्प्टेड। सेफेस्ट क्या होता है, सेफेस्ट क्या है, हम प्लेइंग किसकी बात कर रहे हैं, टेम्पटेशन की, थॉट्स की। तो ये सब क्या है हमारे आइटम्स, नो, ट्रैक, ऑब्जेक्ट, ये सब हमारी क्या है, थिंग्स। तो जो सेफेस्ट थिंग है, वो सेफेस्ट थिंग क्या है, इज टू अवॉइड सिचुएशन इन विच वी मे बी टेम्प्टेड। उन सिचुएशंस को अनदेखा करना, उन सिचुएशंस को अवॉइड करना जो कैसी होती हैं, टेम्प्टेड हो सकती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ डैश ऑल आवर केयर आर टेम्पटेशन बिकम सिवियर, अगर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए, बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाए, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ देने वाली बन जाए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इफ के बाद, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज डिस्पाइट, उसके बावजूद भी, इन डिस्पाइट। ठीक है, डिस्पाइट का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ इंस्टेड होता है किसी की जगह पे किसी और चीज का यूज करना, इन केस इफ होता है बिकॉज ऑफ जब आप रीजन को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो यहाँ पर तो अभी रीजन है ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं, उसने बोला अब टेम्पटेशन बिकम सिवियर वी डैश नॉट गेट अपसेट और डिसअपॉइंटेड बट टर्न टू अ गुड फ्रेंड फॉर एडवाइस एंड हेल्प। हमें बहुत ज़्यादा परेशान या फिर बहुत ज़्यादा हमें दुखी नहीं होना, हमें चीज़ों को टर्न करना है गुड फ्रेंड को, किसके लिए, एडवाइस के लिए और अपनी मदद के लिए करना चाहिए। तो जब भी आप किसी को एडवाइस की बात करते हो, तो जब भी आप किसी को एडवाइस की बात करते हो तो वहाँ पे आप लगाते हैं शुड, वहाँ आप लगाते हैं शुड, क्योंकि कुड का यूज़ वहाँ होता है
जब आप बच्चे किसी भी पर्सन की एबिलिटी या फिर किसी भी पर्सन की कैपेसिटी की बात करते हैं, जब भी बात एबिलिटी और कैपेसिटी की होगी तो वहां पर आप बात करेंगे कुड की। और वुड का यूज अलग अलग केसेस में होता है, ये मैं आपको आज लाइव क्लास में समझाऊंगी। और माइट होता है जब आप चीज़ों को लेकर नॉट श्योर होते हैं, जब आप चीज़ों को लेकर डिसाइडेड नहीं होते, तो मे का जो पास्ट फॉर्म होती है, मे की जो पास्ट फॉर्म होती है वो आपकी माइट होती है। तो यहाँ पर आपको यूज करना है कि वी शुड नॉट गेट अपसेट और डिसअपॉइंटेड बट टर्न टू अ गुड फ्रेंड फॉर एडवाइस एंड हेल्प, बल्कि उसको बदलना है एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे एडवाइस, ताकि वो हमें अच्छे एडवाइस कर सके और हमारी हेल्प कर सके। अगेन एमटीएस का ही क्लोज टेस्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2021 में पूछा गया है, जो 7/10/2021 में हुआ था। आप देख सकते हो ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इन्हीं में से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो उसको कंप्लीट करेगा। उसने बोला कि आ कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स डैश आ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर को कभी कुछ टाइम हम ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हम उसको बोल देते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर क्या है, डेवलप करने वाला है। तो वहाँ पर बोलने के लिए हम एक्सेप्टेड, नॉन या फिर सैड का यूज़ नहीं करते, उसको बोलते हैं हम कॉल्ड, कि बोला जाता है, उन्हें बुलाया जाता है उस नाम से, किसी नाम से। जैसे कोई भी कुछ काम करता है तो वो उस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉल्ड का यूज़ करते हैं, कॉल्ड आ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोर रिसेंटली अ कोडर डैश अ पर्सन हु क्रिएट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हु क्रिएट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब आपको इसमें से चेक करना है कि वर आएगा, हैज आएगा, वॉज आएगा या इज आएगा। अब आपको इस चीज को चेक करना है। देखो यहाँ पर एक चीज जरूर देखेंगे आप बच्चों, अगर बात हम रिसेंटली की कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रिसेंटली की, तो रिसेंटली का मतलब सीधा सीधा आपके प्रेजेंट से होता है, वो कभी पास्ट से नहीं होता। तो आप इजीली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपका वर एंड वॉज ये दोनों पास्ट को बताता है और रिसेंटली आपके प्रेजेंट को बताता है। अब आता है ऑप्शन सेकेंड और 4th का नंबर, कि बिटवीन सेकेंड एंड 4th इसमें से कौन सा सही आंसर ऑप्शन होगा। हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोग्रामर की जो रिसेंटली एक कोडर भी है, सो यहाँ पर अ पर्सन हु क्रिएट्स, तो अब जब बात की जा रही है एक पर्सन की, तो उसके लिए हम सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे बच्चों, इज। हम हैज का यूज क्यों नहीं कर सकते, हम हैज का यूज इसीलिए नहीं करेंगे बच्चों यहाँ पर, उसका रीजन ये है क्योंकि हैज अगर हेल्पिंग का काम कर रहा है तो थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, और पोजीशन है तो पीछे नाउन या प्रनाउन, और ऑनरशिप का केस होगा। तो यहाँ पर ऑनरशिप का केस नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं पर्सन की, तो ये बीइंग का केस है, तो बीइंग के लिए हम इज, आर, एम का यूज करते हैं, हम हैज, हैव और हैड का यूज नहीं करते। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। उसने बोला कि द टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन डैश टू अ स्पेशलिस्ट इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर नो, मीन, स्पेसिफाई या फिर रेफर, हम बात कर रहे हैं एक टर्म की जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तो वो एक स्पेशलिस्ट उस चीज को बता रही है जो कंप्यूटर का ही एरिया है उसके अंदर, तो उसके अंदर वो उसको क्या करेगी, रेफर करेगी, उसको नो, मीन या स्पेसिफाई नहीं करेगी। इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर, और टू अ जर्नलिस्ट डैश राइट्स कोट्स। अब देखो राइट्स वर्ब है, देखो बच्चों वर्ब से पहले हमेशा आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है।
वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। जब भी, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करेंगे वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट। इस चीज के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा रिलेटिव प्रोनाउन से है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा रिलेटिव प्रोनाउन से दे रखा है। रिलेटिव प्रोनाउन whom का यूज होता है जब भी आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, और वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव यूज नहीं होगा। दैट का यूज बच्चों हम वहां करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, बेस्ट, वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, ठीक है, या फिर ऑल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, यानी कि कुछ फिक्स्ड वर्ड्स के साथ भी हम दैट का यूज करते हैं। विच का यूज सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है। सब्जेक्टिव उनके लिए जो कोई पर्सन की जगह थिंग हो या फिर एनिमल हो, और विच का यूज आपके पॉसेसिव फॉर्म में भी होता है जब आपका नॉन लिविंग का पोजीशन हो, तो वहां पर भी आप विच का यूज करें। लेकिन वर्ब से पहले सब्जेक्ट और लिखने के काम की बात करेंगे तो लिखने का काम हमेशा पर्सन ही करता है, क्योंकि सब्जेक्टिव ये भी है और सब्जेक्टिव ये भी है, बट ये सब्जेक्टिव वहां पर होगा, सब्जेक्ट का काम वहां करेगा जहां पर बात होगी एक पर्सन की। यानी कि जब भी पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो वहां पर हम हु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हु का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हम राइट से पहले क्या लिखेंगे बच्चों? हु। राइट से पहले क्या लिखेंगे? हम हु का यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? डाउट है किसी को? नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब आफ्टर दैट इसमें उसने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Some programmers who dash web programming languages add a prefix, a suffix or both to every page title. अब who dash web, तो who के साथ हम डेफिनेटली वर्ब का यूज करेंगे। अब आगे उसने बोला है कि वो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ ऐड कर रहा है, उसमें प्रीफिक्स भी ऐड कर रहा है, सफिक्स भी ऐड कर रहा है, और हर पेज के टाइटल पे इन सब चीज़ों को ऐड किया रहा है। ऐड करने के लिए हम डिस्प्ले, स्टडी, वर्क का यूज़ करेंगे, बट हम स्टडी और डिस्प्ले का यूज़ नहीं करेंगे। पॉइंट आता है वर्क के साथ विद या फिर वर्क के साथ ऑफ। तो जब आगे प्रोग्राम्स लिख दिए हैं तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर किसका यूज़ होगा? विद का। किसका यूज़ होगा बच्चों? विद का। तो हम प्रोग्राम्स के साथ हम लिखेंगे वर्क विद। क्या लिखेंगे बच्चों? वर्क विद। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। आज अब ये क्लॉज टेस्ट 2 करेंगे हम। क्लॉज टेस्ट 2 करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगेन बोल रहा है कि वो फर्स्ट उसकी बात कर रहा है प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट समझते हो ना, जो फ्रूटेबल चीज होती है, जो आपको फायदा देने वाली होती है। आई वॉज अगेन डैश मैन। अब प्रॉफिट दे रही है कोई चीज, तो प्रॉफिट देने वाली चीज आपको पुअर तो बनाएगी नहीं, गरीब तो करेगी नहीं, आपको डल भी नहीं करेगी, और प्रॉफिट का मतलब आपको हेल्दी नहीं करेगी, आपको क्या करेगी? वेल्दी। ठीक है। अर्ली टू बैड, अर्ली टू राइज, हमने पढ़ा होगा, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है। तो आपको क्या करेगी? प्रॉफिट दे रही है तो पैसा लेकर आएगी आपके अंदर, तो पैसा आपके पास लेकर आएगी तो उसको हम बोलेंगे वेल्दी, तो आपको बनाएगी एक वेल्दी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी और एंटरटेनमेंट। ठीक है। डैश माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग। अब इस ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि यहां पर क्या यूज होगा। अब देखो उसने बोला सबसे पहले आई डिड नॉट लैक फॉर लग्जरी। अब उसके पास लैकिंग मतलब कमी नहीं है एंटरटेनमेंट और लग्जरी की। माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, फिर भी बहुत ज़्यादा समय तक उसने रेस्ट नहीं किया। जब भी आप दो अपोजिट चीज़ों की बात करें, एक प्लस की और एक माइनस की,
या फिर एक माइनस की और एक प्लस की, तो उस केस में आप कभी भी एंड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एंड का यूज होगा या तो दो ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। और कनेक्ट करने के लिए इस केस में हम सिंस या फिर सो का यूज नहीं करते, इस केस में यूज करते हैं हम बट का। जब भी दो अलग अलग बातों की बात की जाएगी, यानी कि एक पॉजिटिव सेंस की और एक नेगेटिव सेंस की, तो ऐसे दो केसेस को जो जोड़ने का काम करता है वो आपका बट करता है, वो आपका एंड भी नहीं करता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अगेन एमटीएस का ही है जो 8/10/2021 में पूछा गया है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इसके अंदर, माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, आई डैश द साल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवल। अब उसने बोला एम टेस्टिंग, हैव टेस्टेड, हैड टेस्टेड या फिर टेस्ट। अब बात हो रही है आई की, बात किसकी हो रही है? आई की। अब जब आई की बात हो रही है, जब आई की बच्चों बात हो रही है, तो अब आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, टेस्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एम टेस्टिंग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है। आपको ध्यान रखना है यहां चल रहा है हेड, हेड आपके पास्ट परफेक्ट को यानी कि पास्ट केस को बताता है, तो पास्ट को देखकर आप इन दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। और हैव टेस्टेड की बात करें तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो या इंडेफिनिट हो, है तो वो प्रेजेंट का, तो इसीलिए हम हैव टेस्टेड का भी यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है आपका थर्ड, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्योंकि अगर स्टोरी प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में चलेगी, पास्ट में है तो वो पास्ट में चलेगी, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम उसको प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, द थ्रिल ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर soon I dash by the will of Allah back to the seaport at Basra। अब यहां पर पॉइंट अगेन आता है, am pulled, was pulling, was pulled, had pulled। अब by the will of Allah, am तो यूज नहीं होने वाला, अगेन प्रेजेंट है। अब ये तीनों ही पास्ट को बताते हैं, ये तीनों ही पास्ट को बताते हैं। ठीक है, अब वो खुद तो हुआ नहीं होगा, यानी कि खुद तो वो हुआ नहीं होगा, करने वाला कोई और होगा। अब जब करने वाला कोई और होगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस को, और पैसिव वॉइस में वॉज के साथ और वर के साथ दो फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म आएगी, वो आती है थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर यही एक्टिव होता तो आप वहां पर वॉज और वर के साथ यूज करते आईएनजी, वहां पर आप वॉज और वर के साथ यूज करते आईएनजी। बट यहां सेंटेंस किस में दे रखा है? पैसिव में, तो पैसिव में आज वॉज के साथ यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। हैड का यूज होगा नहीं, ठीक है, अगेन ये भी एक्टिव का केस है, हैड बीन होता तो हो सकता था। वॉज पुलिंग एक्टिव का केस है और एक्टिव में सेंटेंस नहीं है, वो खुद तो पुल नहीं होगा, उसको करने वाला कोई और होगा, इसीलिए हम वॉज के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। पुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों खींचना, और पुल की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है पुल्ड, सेकेंड भी और थर्ड भी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें, डैश आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विथ फाइन सेल्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट। अब आपको यहां पर चेक करना है कि डैश आई फाउंड करेक्ट इनमें से कौन सा होगा जो उसको कंप्लीट कराएगा। अब वो सी पोर्ट पे गया, सी पोर्ट पे गया तो उसे वहां पर मिला ना,
वहां पर मिला यानी कि उस प्लेस पे मिला, और उस प्लेस पे मिला यानी कि वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वेयर। क्या यूज करेंगे, वेयर, क्योंकि वहां के लिए हम वाइल दो प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए आता है, व्हेन एज अ कंडीशनल वर्ड आता है जब, या फिर कनेक्टर का काम करता है। वेयर एवर का यूज नहीं होगा जब हम प्लेस की बात करते हैं कि कहाँ मिला, ठीक है। वेयर का जो केस होता है वो प्लेस को बताने के लिए किया जाता है, तो यहाँ बनेगा वेयर आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विथ फाइन सेल्स एंड द बेस्ट इक्विपमेंट्स, कि जब वो वहां पे गया तो वहां पर उसको मिली, क्या मिली वहां पे उसको, शिप मिली जो ऑलरेडी तैयार थी, ठीक है, और वो बेस्ट इक्विपमेंट के साथ तैयार की गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए हम लिखेंगे हमारा वेयर। इतना क्लियर हुआ सभी को? डाउट है किसी को? देखो बच्चों, हर एक पॉइंट को लिखा करो जो भी मैं आपको समझाती हूँ, चाहे वो कोई भी सेशन हो, वो ग्रामर का सेशन हो, आपका वोकैबुलरी का हो, या फिर आपका रीडिंग पार्ट का हो, हर पॉइंट को लिखा करो, अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, अच्छे से तैयारी करो, सही डायरेक्शन में तैयारी करो तो सिलेक्शन मिल जाएगा। सेलेक्ट होना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, सही अप्रोच के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो सिलेक्शन आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। समय नहीं बर्बाद करना उन चीज़ों में जो हमें आगे काम नहीं आने, जैसे हमें फ़ोन का यूज़ करना है क्लासेस देखने के लिए, बट हमें फ़ोन का यूज़ नहीं करना है अननेसेसरी वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ देखने के लिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है लाइफ में, बट इतना भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही रह जाए, ठीक है। तो आपको हर चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। लाइफ बैलेंसिंग लाइफ जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलो, पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने भी अभी तक एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते, उनकी क्लासेस मिस हो जाती है। जैसे स्टूडेंट के मैसेज आए कि मैम हमने गोल्डन रूल वाली क्लास नहीं ली है, भाई आपने क्लास नहीं ली है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो आपके पास नोटिफिकेशन आता, तो आपकी एक भी गोल्डन रूल की क्लास मिस नहीं होती। अभी भी मिस नहीं है, आपके यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे जब एसएससी बुलेट पर, तो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखोगे उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको गोल्डन रूल्स के नाम से आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आप चले जाना, तो उसमें गोल्डन रूल्स के जितने भी क्लासेस हैं वो सब अवेलेबल होंगी। ऐसे ही आपका जिनका सिनोनिम एंटोनिम्स छूटा हुआ है वो वहाँ मिल जाएगा, ईडियम्स छूटे हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं हमारी ये क्लास रह गई है, वो क्लास रह गई, तो आप उसे एसएससी बुलेट चैनल पर एक बार जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप साथ के साथ चीज़ों को देख सकते हो। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप बच्चे ज़रूर, सेशन अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक किया करो, और आपका सेशन लाइव भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द। और सभी बच्चे 4 से 5 इवनिंग में रखेंगे, 4 से 5 का लाइव सेशन। तो उस लाइव सेशन के अंदर आप सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट मतलब वो एक प्रैक्टिस पार्ट है, जो आपके बैक टू बैक एग्जाम्स आ रहे हैं, MTS, CHSL मेंस, CPO मेंस, CGL प्री, तो इन सब एग्जाम्स को कंसिडर करके ही उस लाइव सेशन को लेकर आ रहे हैं। तो सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे तैयारी करो, लग के तैयारी करो, लाइव सेशन अटेंड करो, और जितना हो सकता है एसएससी बुलेट आपके साथ लगा हुआ है चीज़ों को आपको देने के लिए, और डेफिनेटली मिल भी रही है, आप उसको देख भी रहे होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।